हेलो एवरीवन। आज का प्रीलिम बूस्टर हम स्टार्ट करते हैं जो हमने वेरियस न्यूज़पेपर इंडियन एक्सप्रेस द हिंदू से कलेक्ट किए हैं और मैगजीन से भी कुछ आर्टिकल उठाए हैं। तो आज का पहला इम्पोर्टेंट आर्टिकल है डब्ल्यू एम ओ स्टेट ऑफ क्लाइमेट इन एशिया 2024 रिपोर्ट। ये याद रखना है। मतलब वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने स्टेट ऑफ क्लाइमेट इन एशिया रिपोर्ट लॉन्च की है 2024 से रिलेटेड। आपको रिपोर्ट जो लॉन्च की है उसको एक पेज पर नोट डाउन कर लीजिए। अगर जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा तो मैं आपसे वो डिस्कस करूंगा। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज, डब्ल्यूएमओ स्टेट ऑफ द क्लाइमेट इन एशिया 2024 रिपोर्ट लॉन्च की गई है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। और इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इंडिया के ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्टल रीजन में बहुत तेजी से सी लेवल राइज हो रहा है इन कंपैरिजन टू ग्लोबल ग्लोबल क्लाइमेट चेंज। मतलब अदर जगह पर इतनी तेजी से थ्रेट नहीं आ रहा है, इतनी तेजी से प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो रही है लिवलीहुड और इंफ्रास्ट्रक्चर को, मगर हमारे एशिया के रीजन में खासकर इंडिया के ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्ट पर आपको बहुत ज्यादा सी लेवल राइज देखने को मिलेगा। देखो ये हमारा बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पर आपको सी लेवल बहुत तेजी से राइज होता हुआ दिखेगा। और ये हमारा अरेबियन सी है, यहाँ पर सी लेवल राइज दिखेगा। मगर आप अगर आगे एनालाइज करेंगे तो बे ऑफ बंगाल में सी लेवल का राइज जो हो रहा है बहुत तेजी से हो रहा है। इसका वन ऑफ द मेन रीजन क्या है, जैसे ग्लेशियर जो है वो डिक्लाइन हो रहे हैं, हीट वेव बढ़ रही हैं, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, ग्लोबल ग्लोबल कंपटीशन बढ़ रहा है जिसकी वजह से इन्वायरमेंटल लॉस बढ़ रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने प्रीलिम्स के लिए यहाँ क्या डिस्कस की कि स्टेट ऑफ द क्लाइमेट इन एशिया 2024 रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज गई, डब्ल्यूएमओ के द्वारा रिलीज की गई। तो मैंने ये चीज आपको डिस्कस की। तो नेक्स्ट देखते हैं की ट्रेंड क्या है इंडिया में। देखो ट्रेंड पूछता है, ये आप इसे हल्के में मत लेना, यूपीएससी मेंस के पर्सपेक्टिव से मत लेना कि ट्रेंड क्या है कि वास्तव में सी लेवल हमारे यहाँ राइज हो रहा है नहीं हो रहा है। यूपीएससी पूछ लेगा कि मेडिटेरियन सी में बहुत तेजी से सी लेवल राइज हो रहा है इन कंपैरिजन टू इंडियन सी में, कहीं आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसलिए कोई भी चीज आप पढ़ रहे हैं सुन रहे हैं उसकी इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या है, सी लेवल राइज हो रहा है। आप अरेबियन सी में देखेंगे तो 3.9 प्लस माइनस 0.4 पर ईयर हो रहा है। प्लस माइनस का मतलब क्या है, 3.9 से या तो 0.4 घट रहा है पर ईयर या तो 0.4 बढ़ रहा है। जबकि बे ऑफ बंगाल में 4 से 0.4 बढ़ रहा है या घट रहा है। तो ये एक थ्रेटनिंग वार्निंग है कोस्टल जोन्स को कि किस तरह से कोस्टल जोन्स को लॉस हो सकता है। कोस्टल इंपैक्ट हो रहा है। कोस्टल इंपैक्ट क्या है भाई, सबमर्जेंस का रिस्क है, इंडेंजर्ड लिवलीहुड है, फिशिंग में प्रॉब्लम आएगी, घर डूब जाएंगे, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को लॉस आएगा जो कोस्टल एरिया में बना हुआ है, ठीक है। ग्लेशियर रिट्रीट क्या है, देखो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज समझ लो। एक वर्ड यूज हुआ है ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड। ये यूपीएससी ऐसी चीजें बहुत पूछता है, मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ। ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड, GLOF। इसमें क्या है, इसमें यूपीएससी पूछेगा कि ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लोड फ्लड क्या होता है। देखो क्या है, मान लीजिए ये पहाड़ है, ठीक है, सॉरी एक मिनट, मान लीजिए ये पहाड़ है और यहाँ पर एक ग्लेशियर के द्वारा लेक बना दी गई। अब इस लेक में वाटर है, अब क्या होगा, ग्लेशियर जब एक दिन नीचे आएगा तो नीचे आने से क्या होगा, यहाँ पर बहुत सारा पानी जो होगा वो एकदम उछाल मारेगा, तो ये पानी नीचे आएगा और यही ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड बनाएगा और अर्बन एरिया को नुकसान पहुंचाएगा, जैसे उत्तराखंड में केदारनाथ में क्राइसिस आया था, ठीक है। नेक्स्ट क्या ट्रेंड है, हीट वेव। अब हीट वेव से 2024 के अंदर 450 डेथ हो गई इंडिया में और लाइटनिंग से देखो 1300 की डेथ हुई। तो ये सब चीजें जो ट्रेंड चल रहा है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि सी लेवल राइज में कौन कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में पूछ लेगा कि कौन कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं सी लेवल। थर्मल एक्सपेंशन, भाई बहुत ज्यादा टेम्परेचर होगा तो ओशियन क्या है, ज्यादा से ज्यादा अपनी दिशा को चेंज करेगा, थर्मल एक्सपेंशन होगा। कूल से
हॉट की तरफ आएगा और हॉट से कूल की तरफ जाएगा तो एक्सपेंशन होगा। एक्सपेंशन कैसे होता है? जैसे नीचे से इक्वेटर से जाता है नॉर्थर्न साइड में और नॉर्थर्न साइड से नीचे आता है इक्वेटर की तरफ, तो एक्सपेंशन बहुत तेजी से हो रहा है। इसका ये सी लेवल राइज होने का एक कारण है। मेल्टिंग आइस शीट की मेल्टिंग हो रही है। भाई जितने ज्यादा ग्रीनलैंड हो गए, अंटार्कटिका हो गए, आर्कटिक हो गए, तो ग्लेशियर लेक क्या हो रहे हैं ग्लेशियर क्या हो रहे हैं? पिघल रहे हैं। उसका रीजन क्या है? जैसे रसिया हो गया, अमेरिका हो गया, इनको ज्यादा से ज्यादा ऐसे शॉर्टकट रूट चाहिए बिजनेसेस के लिए जो ज्यादा ही प्रॉब्लम कर रहे हैं हमारे लिए। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। ग्लो ग्रीन हाउस गैस इमिशन, ये तो आप जानते ही हैं, पढ़ा ही है कि ग्रीन हाउस कितनी ज्यादा ट्रांसपोर्ट सेक्टर से आपको दिल्ली में देखने को मिल जाएगी, बेंगलोर में देखने को मिल जाएगी, नागपुर में देखने को मिल जाएगी। ठीक है? ओशियन करंट वेरिएबिलिटी। अब ओशियन करंट वेरिएबिलिटी क्या है? कि आप जो हीट हो रही है उसको रीडिस्ट्रीब्यूट करता है ओशियन। तो पैटर्न आपको देखने को मिलेगा, कहीं सी लेवल इंक्रीज मिलेगा, जैसे इंडियन कोस्ट पे इंक्रीज मिलेगा, और अदर जगह जो है डिक्रीज मिलेगा। तो इस तरह की चीजें हमें देखने को मिलती हैं। तो हमने फैक्टर क्या देखे? थर्मल एक्सपेंशन देखा, 1 मिनट, थर्मल एक्सपेंशन देखा, हमने मेल्टिंग आइस शीट देखा, ग्रीन हाउस गैस इमिशन देखा, और ओशियन करंट वेरिएबिलिटी। ये इंपॉर्टेंट है, ये बच्चे भूल जाते हैं। तो इसलिए ये सब चीजें आप याद रखिए। ठीक है? नेक्स्ट आर्टिकल क्या है? अब इसमें एक चीज हमारी रह गई कि डब्ल्यू क्या है। देखो डब्ल्यू आप यहां पर मैं शॉर्टकट में बता देता हूं, स्लाइड ऐड करना भूल गया मैं। तो डब्ल्यू क्या है कि एक यूएन की स्पेशलाइज एजेंसी है, पहली बार। स्पेशलाइज एजेंसी क्या होती है? जो पर्टिकुलर फील्ड में वर्क करती हैं। जैसे स्पेशलाइज डब्ल्यूएमओ वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एक स्पेशलाइज एजेंसी है इन द फील्ड ऑफ वेदर से रिलेटेड, ठीक है, क्लाइमेट से रिलेटेड, हाइड्रोलॉजी से रिलेटेड, और एटमॉस्फेरिक साइंस से रिलेटेड। ये रियल टाइम में डेटा को इंट्रोड्यूस करती है। जैसे किसी कंट्री में साइक्लोन आ जाए तो ये बताएगी कि किस तरह से वहां पर साइक्लोन आया है, उस फील्ड में आप क्या कर सकते हैं जल्द से जल्द। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड के अंदर। ठीक है? ये एक रिपोर्ट पब्लिश करता है जो आपको याद होना चाहिए, ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट। ठीक है? जिसका नाम है ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट। यही ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट आईपीसीसी के द्वारा यूज की जाती है बताने के लिए कि कितना ग्रीन हाउस गैस इमर्ज हो रहा है। अब इंडिया में क्या है? इंडिया ने बहुत सारी चीजों में पार्टिसिपेट किया है। जैसे इंडिया इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेट करता है डब्ल्यूएमओ से इन द सिचुएशन ऑफ साइक्लोन, वेदर वार्निंग, ये सब चीजें होती हैं। ठीक है? तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया। हमने जाना कि डब्ल्यूएमओ ने एक रिपोर्ट पब्लिश की है, स्टेट ऑफ क्लाइमेट इन एशिया 2024। उसमें बताया कि इंडिया के ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्टल रीजन में कितनी तेजी से सी लेवल का राइज हो रहा है। नेक्स्ट आर्टिकल जो रिलेटेड है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम ने लॉन्च की है गाइडलाइन, एनडीसी कूलिंग गाइडलाइन 2025। क्या है एनडीसी? नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। ठीक है? अब एनडीसी क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए। एनडीसी की फुल फॉर्म क्या है? नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। हम इसको भी डिस्कस करेंगे अभी। अभी देख लेते हैं यूनाइटेड नेशन यूएनईपी को भी डिस्कस करेंगे, मतलब बेसिक भी आपके क्लियर कर देंगे, और स्लाइड को आपके टेलीग्राम चैनल पर हम शेयर कर देंगे। ठीक है? इंस्पायर आईएएस के। ठीक है? तो आप देखिए यूएनईपी ने लॉन्च की है कूलिंग गाइडलाइन 2025 के लिए, और इसमें बताया है कि कैसे सस्टेनेबल कूलिंग आप कर सकते हैं अपनी कंट्री में, और एड्रेस कर तक सकते हैं जो इमिशन हो रहा है ग्रीन हाउस गैस का, और हीट रिलेटेड वल्नरेबिलिटी प्रोड्यूस हो रही है। तो ये आपको चीज पता होना चाहिए। ये गाइडलाइन, देखो गाइडलाइन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल हम पढ़ लेंगे। मगर इंपॉर्टेंट क्या है? यूएनईपी इंपॉर्टेंट है, ये स्टैटिक है। एनडीसी कहाँ से इमर्ज हुआ, ये स्टैटिक है, ये इंपॉर्टेंस है इसका। ठीक है? तो ये चीज हम यहाँ पर देखेंगे। आगे क्या है कि ये गाइडलाइन में क्या बताया गया है? ग्लोबल फ्रेमवर्क ऑफरिंग कंट्रीज स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस इंक्लूड कूलिंग मेजर्स इन क्लाइमेट प्लान। अब जो एनडीसी है, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन है, इसमें कहा है यूनिएपी में कि आप कूलिंग गाइडलाइन को इंक्लूड करिए। जैसे कूलिंग गाइडलाइन क्या हो गई? जैसे आज हम घर में 24 डिग्री टेम्परेचर रखने को कहते हैं एसी वाले, मगर आप एसी के रिमोट के पीछे देखोगे तो एक एक परसेंटेज सॉरी 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पर एक अप्रोक्स 6% की बिजली का खपत कम होता है।
ठीक है? तो इस तरह की गाइडलाइन कि आप 22 से नीचे टेम्परेचर नहीं रख सकते। अभी देखो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि आप एसी के टेम्परेचर को 22 से नीचे मत रखिए, 28 से ऊपर मत रखिए। तो इस तरह की बातें कही गई, ठीक है? और ये डेवलप किसके द्वारा किया गया? यूएनईपी कूलिंग कोलिजन किया गया है यूएनटीपी के साथ। ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारे लिए समझना इम्पोर्टेंट है क्या चीज़ ज़रूरी है। ऑब्जेक्टिव क्या है? हम सस्टेनेबल कूलिंग करें। आप देखोगे किसी घर में बिल्कुल ब्लैंकेट पहन के सो रहे हैं और एसी 18 डिग्री रख रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट को लॉस करता है और इस तरह से जो हम हमारी ह्यूमैनिटी है, उसको लॉस बहुत ज़्यादा पहुँचता है। हमें कट करना है इस एमिशन सेक्टर को, ठीक है? एमिशन इस तरह कर सकते हैं। हम इसके स्ट्रेंथिंग करेंगे, एमआरबी मॉनिटरिंग करेंगे, रिपोर्टिंग करेंगे और किगाली अमेंडमेंट से हम इसको क्या कहते हैं किगाली अमेंडमेंट में जो टारगेट हैं उसको अचीव करेंगे। अब हम देख लेते हैं बेसिक्स यूएनईपी। देखो यूएनईपी की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। इसको स्टेबलाइज किया गया था 1972 में, जब स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुई थी ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट इन 1972। जब आप एनवायरनमेंट के बेसिक्स पढ़ेंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए एक फर्स्ट और कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई 1972 को और इसमें बहुत सारी बातें की गई। तो इसमें देखो मैंने एग्जाम्पल के सहारे से बता दिया गया कि एनवायरनमेंट का बर्थ कैसे प्रोटेक्शन के लिए इसका बर्थ हुआ है। फर्स्ट मेजर ग्लोबल एनवायरमेंटल मीटिंग दैट लेड टू यूएनईपी बर्थ, मतलब इन्होंने यहाँ बताया है एग्जाम्पल के थ्रू कि एनवायरनमेंट की मीटिंग से यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम लॉन्च हुआ। इसका हेडक्वार्टर नैरोबी केन्या में है। ये यूपीएससी के द्वारा पूछा जा चुका है और ये ओनली यूएन की बॉडी है जिसका बेस जो है अफ्रीका में है। बहुत ही बढ़िया चीज। अफ्रीका में, अफ्रीका मतलब पूरा अफ्रीका कॉन्टिनेंट, उसमें कहीं भी यूनाइटेड नेशन का कोई ऑफिस नहीं है, केवल आप यूएनईपी का ऑफिस देख सकते हैं नैरोबी में, ठीक है? एग्जाम्पल आप मत देखो, ये एग्जाम्पल आप पढ़ सकते हैं कि किस तरह से ये सिंबल है कॉपरेशन का, कि हम अफ्रीका को भी इसमें इंक्लूड कर रहे हैं। मेन रोल क्या है? एनवायरमेंटल लीडरशिप। कैसे एनवायरमेंट में लीडरशिप प्रोड्यूस की जा सकती है, एनवायरमेंट की एक्टिविटी को कंट्रोल किया जा सकता है, पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जा सकता है, ये सब। फेमस रिपोर्ट आप इसकी जरूर देख लो। आपको मैं फेमस रिपोर्ट के बारे में देता हूँ। पहली फेमस रिपोर्ट है ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक। ये आपको याद ही होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक रिपोर्ट सपोर्ट मॉन्ट्रीन प्रोटोकॉल मिनीमाटा कन्वेंशन, मतलब ये जो मॉन्ट्रीन प्रोटोकॉल है हमारा ओजोन से रिलेटेड, उसको भी सपोर्ट करता है। मिनीमाटा कन्वेंशन क्या है कि आपको जो ये जो डिजीज होती हैं उसमें एक मिनीमाटा कन्वेंशन मुझे याद नहीं आ रहा, मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा मिनीमाटा किससे रिलेटेड, हाँ मरकरी से रिलेटेड, सॉरी, मरकरी से रिलेटेड है कि मरकरी में, मरकरी से किस तरह के लॉसेस देखने को मिलते हैं, ये सब चीजें। अब ये देखो इन्होंने एग्जाम्पल से बताया है यहाँ पर कि मॉन्ट्रीन प्रोटोकॉल 1987 में कैसे ओजोन लेयर को सेव करने के लिए बनाया गया और इसे कोऑर्डिनेट किया जाता है यूएनईपी के द्वारा। इंडिया पार्टनरशिप करता है। इंडिया ने होस्ट किया था वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2018 और उसमें थीम रखी थी बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, बहुत फेमस हुआ था इंडिया। तो मैंने आपको यहाँ पर बताया कि यूएनईपी कब फॉर्म हुआ, 1972 में। इसका ओरिजिन कहाँ हुआ? जो फर्स्ट मेजर ग्लोबल एनवायरनमेंट मीटिंग हुई 1972 में, उससे यूएनईपी का बर्थ हुआ। इसका हेडक्वार्टर नैरोबी में अफ्रीका में है। ये ओनली यूनाइटेड नेशन की बॉडी है जिसका बेस और हेडक्वार्टर अफ्रीका के अंदर है। मेन रोल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है। एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक, इसको आपको लर्न कर लेना है बिल्कुल। और मॉन्ट्रीन प्रोटोकॉल और मिनीमाटा कन्वेंशन में किस तरह से ये सपोर्ट करता है इसमें बताया। और इंडिया ने यूएनईपी के साथ मिलकर 2018 में वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट किया और उसमें बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन का एक इम्पोर्टेंट थीम उसकी रखी। नेक्स्ट चीज क्या? एनडीसी। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको 10 बार आपको पढ़ने को मिलेगा किसमें? न्यूज़पेपर में। एनडीसी क्या है? देखो फर्स्ट ऑफ ऑल एनडीसी की फुल फॉर्म जान लो। ये है नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, ठीक है? इसका मेन गोल है क्लाइमेट के एक्शन को मिनिमाइज करना, मतलब जो क्लाइमेट लॉस हो रहे हैं उसको कैसे कैसे हम मिनिमाइज कर सकते हैं। और एक प्लेज, मतलब एक
शपथ ले सकते हैं हर कंट्री के द्वारा कि किस तरह से हम इसको ग्लोबल ग्लोबल एनवायरनमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं, ग्लोबल एनवायरनमेंट को सस्टेनेबली यूज कर सकते हैं और फ्यूचर जनरेशन के लिए सेव कर सकते हैं। इसका ओरिजिन जो है पेरिस एग्रीमेंट से हुआ। हम पेरिस एग्रीमेंट बहुत अच्छे से जानते हैं, फ्रांस के साथ मिलकर हमने ये इंडिया में लॉन्च किया था। इसमें सोलर से रिलेटेड बहुत रिवॉल्यूशन आया। तो ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 21 थी शायद, मुझे याद है जहाँ तक। तो पेरिस एग्रीमेंट 2015 में ग्रीन हाउस गैस को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं और क्लाइमेट चेंज से बचा जा सकता है, ये सब डिसाइड किया था। तो यहाँ पर नए एनडीसी गोल डिसाइड हुए थे। ये पहली चीज नॉन बाइंडिंग है। नॉन बाइंडिंग का मतलब हो गया कि आपसे कह दिया कि 45% एनर्जी आप जो है रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करोगे। तो ऐसा नहीं है कंट्री ये प्रोड्यूस करेगी, कंट्री का मन है नहीं भी कर सकती, मगर क्या होता है जो पीर प्रेशर होता है उसकी, और वो जो पेनाल्टीज रखी, पेनाल्टीज तो है ही नहीं, मगर पीर प्रेशर के वर्ड में अमेरिका को लोग आर्टिकल लिखेंगे कि कुछ नहीं कर रहा है, कोई कंट्री उसको क्रिटिसाइज करेगी यूनाइटेड नेशन असेंबली में। तो इस तरह के पीर प्रेशर से क्या होता है कि लोग एनडीसी को फॉलो करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इसमें टारगेट, इंडिया ने जो टारगेट डिसाइड किए थे और जो अपडेट किए 2022 में, वो जान लो। ये आपको 10 या 100 बार पढ़ने को मिलेंगे प्रीलिम्स तक। ये आपको याद हो ही जाएँगे, टेंशन मत लो किसी चीज़ की। पहली चीज़, रिड्यूस इमिशन इंटेंसिटी ऑफ जीडीपी बाय 45%। मतलब 2005 को बेस बनाकर 2030 तक हमें इमिशन की इंटेंसिटी जो है, बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी, मतलब जैसे मान लो इंटेंसिटी क्या होती है? एक दिन में आप ₹100 खर्च कर देते हो। ए एक रात में आप 1 बियर की बॉटल पी लेते हो। एक रात में आपने जो है 1 मूवी देख ली थी। इंटेंसिटी मतलब इसकी इंटेंसिटी को हमें डिक्लाइन करना है। 50% इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल, मतलब जो भी इलेक्ट्रिसिटी हम प्रोड्यूस करेंगे, उसमें 50% इलेक्ट्रिसिटी नॉन फॉसिल फ्यूल की होगी। ये 2023 तक का टारगेट। और नेट जीरो एमिशन जो है 2070 तक हमें नेट जीरो एमिशन करना है। नेट जीरो एमिशन का क्या मतलब है? जैसे मान लो हम थर्मल से 60% एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं और रिन्यूएबल एनर्जी 23% है, तो ये नेट जीरो नहीं हुआ ना। यहाँ पर अगर 60 में से 23 माइनस करोगे तो कुछ ना कुछ यहाँ पर बचेगा, मतलब आपका इतने परसेंट, 37% बचेगा अप्रोक्स। तो हमें इसे नेट करना है, मतलब जितनी हम थर्मली करें, मतलब जितनी हम एनवायरनमेंट को लॉस करें, उतना ही रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करें। तो ये नेट जीरो हो गया, ठीक है। और ये सबमिट किया जाता है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट, कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज को। इस रिपोर्ट में डायरेक्टली सबमिट करके बताया जाता है कि हमने ये गाइडलाइन को फॉलो किया। ठीक है, तो हमने एनडीसी देखा, कब ये लॉन्च हुए, किसके द्वारा लॉन्च किए गए, नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट है, इंडिया के क्या-क्या टारगेट हैं, ये सब हमने देखे। इससे पहले यूएनईपी देखा। आज का प्रीलिम बूस्टर हम यहीं समाप्त करते हैं। रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस। जितनी ज्यादा रिवीजन उतनी करीब सक्सेस।